हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम 5 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, ठीक है। और इस पे हमने एक वीडियो भी की थी, मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में मॉडल्स दिए हुए हैं, ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियन मॉडल, सपोर्टिव मॉडल एंड कॉलेजियल मॉडल, ठीक है। ये हमने डिटेल में पढ़ा था उसमें। एंड इसमें बताना है कि किस तरीके का जो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है उससे इसको लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक बार पूरा पढ़ो कि ऑटोक्रेटिक आपको क्या लगता है। ऑटोक्रेटिक वर्ड से ही आपको क्या लगता है कि कुछ यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सारे मॉडल्स में क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशन की बात होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपको क्या लगता है ऑटोक्रेटिक में कौन सा सही होगा इसमें से। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, जॉब परफॉर्मेंस और ओबीडियंस, ठीक है। तो आप इसको अपना आंसर दे के रखो। हम जो आंसर्स हैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एथिक्स आर मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज विच, ठीक है। एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, लीगली एनफोर्स करते हैं, फर्म के बिहेवियर को गाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं विद रूल्स ऑन हाउ टू बिहेव, या फिर किसी इंडिविजुअल के एक्शंस को गवर्न करते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें से आपको दो कोई ऑप्शंस बहुत सही लग रहे हो, बट आपको क्या लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आप आंसर इसमें मार्क करो, ठीक है, या कहीं पे राइट डाउन करो। देन थर्ड क्वेश्चन, an interview where the applicant is interviewed sequentially by several persons and each rates applicant on a standard form is called, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू, जॉब रिलेटेड इंटरव्यू या मास इंटरव्यू, ठीक है। Then fourth is right to strike is a fundamental right, legal right, right under DPSP, that is Directive Principles of State Policy, or social right of people. And the last one is which of the following is not a personal characteristic of an entrepreneur? Innovative, hardworking, practical, or submissive? ओके, सो आई गेस अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स। फर्स्ट का आंसर है सी, जो ऑटोक्रेटिक है वो ओबीडियंस से मैच होगा। ओबीडियंस से क्यों मैच होगा? बिकॉज ऑटोक्रेटिक में जो एम्प्लॉयर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है पावर वाली, ठीक है, कि जो एम्प्लॉयर है उसके पास पावर होती है। एंड वो ऑटोक्रेटिक मॉडल ये कहता है कि एम्प्लॉयर ये चाहता है कि एम्प्लॉय उसको उसकी सारी बातों को माने, उसको फॉलो करे। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना वो ओबीडियंस होता है। तो इसीलिए ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है वो डायरेक्टली मैच कर सकते हैं हम ओबीडियंस से। फिर देन कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल में क्या होता है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो सिक्योरिटी या बेनिफिट्स, मतलब जो लोअर लेवल नीड्स हैं जैसे कि पे एंड उनकी सिक्योरिटी, ठीक है, और अदर बेनिफिट्स इसी टाइप के, वो सब हम उसमें कंसिडर करते हैं। तो कस्टोडियल मैच करेगा बी से, यानी सेकंड वाला जो कस्टोडियल है वो मैच करेगा बी से। फर्स्ट वाला हमने देख लिया मैच किया डी से। सपोर्टिव जो है वो मैच करेगा जॉब परफॉर्मेंस से, बिकॉज सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है कि हम जो भी एम्प्लॉय होता है उसको पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट जो हेल्प करे उसको उसकी जॉब परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो सपोर्टिव में जो है हम डायरेक्टली इसको मैच कर सकते हैं जॉब परफॉर्मेंस से। एंड फाइनली जो कॉलेजियल होता है उसका जो मैच है वो फर्स्ट से बनेगा, ए वाले जो ऑप्शन है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से बनेगा। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्यों हम इसको मैच करें कॉलेजियल को? बिकॉज कॉलेजियल मॉडल जब आप पढ़ोगे तो उसमें तो ये लिखा है कि हम पार्टनर्स हैं, हम एम्प्लॉयज़ को पार्टनर्स की तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहाँ से आ गया? रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इसलिए आ गया बिकॉज और भी दिनों में आपने देखा होगा यहाँ पे एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कॉलेजियल में, वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। बिकॉज जब हमें एज पार्टनर कोई ओनर या एम्प्लॉयर ट्रीट कर रहा है तो हमारा जो बिहेवियर है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
एथिक्स आर मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे एथिक्स की बात हो रही है, अगर आप इसकी नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर डी होना चाहिए था, ठीक है। बट मतलब मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, लीगली एनफोर्स्ड हर जगह एथिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। एथिक्स सिर्फ हमें बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत होता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान के हिसाब से वो गलत हो, सही हो, ठीक है। तो इसीलिए लीगली इन्फोर्स हैं ये, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है और ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। देन गाइड्स अ फर्म्स बिहेवियर, नहीं, एथिक्स जो होते हैं वो फर्म के लिए बनाए जा सकते हैं, फर्म में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स बनाए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो गाइड किसे कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को कर रहे हैं, ठीक है। फर्म के बिहेवियर को नहीं कर रहे। फर्म में जो बिहेवियर, अब जैसे हम बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर, तो ग्रुप बिहेवियर का मतलब ये थोड़ी होता है कि उस ग्रुप का कोई बिहेवियर है, उस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर को कलेक्टिवली हम कह देते हैं ग्रुप बिहेवियर। तो अल्टीमेटली बिहेवियर किसका है, उस पर्सन का है। तो यहाँ पे गाइड ऑफ फॉर्म्स बिहेवियर तो कुछ है ही नहीं, तो उसको गाइड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़, प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद रूल्स ऑन हाउ टू बिहेव, ठीक है। अगर यहाँ पे रूल्स वर्ड नहीं होता तो ये ऑप्शन काफ़ी हद तक ठीक था कि जो एथिक्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं इन चीज़ों पे कि हाउ टू बिहेव, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें एक्शन करना है। बट क्योंकि यहाँ पे रूल्स, तो वो हमें रूल्स नहीं देते हैं, कोई ऐसे प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि ये सही है ये गलत है। इट्स अप टू द सिचुएशन कि उस सिचुएशन में क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट जगहों के एथिक्स अलग होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई स्ट्रिक्ट या कोई स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो हर जगह फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है गवर्न एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। वो हमें हेल्प करते हैं कि जो हमारे एक्शंस हैं वो सही डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है। तो आप याद रखना, इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ आएगा कि कई बार क्वेश्चन ईजी होते हुए भी इतना ट्रिकी हो जाता है कि आपको कई बार समझ नहीं आता। इसमें बहुत सारे लोग हो सकता है सी को मार्क कर दें, बिकॉज उनको लगता है कि रूल्स, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना डेफिनेशंस में, वो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनमें जो की वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस में की वर्ड्स होते हैं, तो उनको आप ज़रूर एक बार ध्यान में रख के उन पे मतलब अच्छे से एक बार समझ लेना उसको, रादर देन उसको याद करने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंटरव्यू वेयर द एप्लीकेंट इज इंटरव्यूड सिक्वेंशली, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, सिक्वेंशली, ठीक है। दूसरी चीज़ बाय सेवरल पर्सन, ठीक है। एक तो सिक्वेंशियल है इंटरव्यू, दूसरा बहुत सारे लोगों द्वारा लिया जा रहा है। एंड ईच रेट्स एप्लीकेंट ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जितने भी इंटरव्यूअर्स बैठे हैं उनमें से कोई भी किसी भी तरीके से रेट कर रहा है। एक स्टैंडर्ड व्यू है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसपे उनको रेट करना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब सिक्वेंशियल में हो रहा है तो जो ऑप्शंस है सिक्वेंशियल इंटरव्यू, वो वाले में से ही कोई आंसर होना चाहिए, बिकॉज ये सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। जॉब रिलेटेड इंटरव्यू वैसे भी पैनल इंटरव्यू या ग्रुप इंटरव्यू टाइप का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जॉब इंटरव्यू तो एक सिंगल इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जॉब रिलेटेड वो इंटरव्यू था या जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हम कर सकते हैं, ठीक है। मास इंटरव्यू में क्या होता है कि मास इंटरव्यू में बहुत सारे लोग होते हैं और एक इंटरव्यू ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड है वो सीक्वेंशियल है, ठीक है। मास इंटरव्यू आपका सीक्वेंशियल नहीं है, इसलिए मास इंटरव्यू को भी आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। अब रह गया अनस्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल इंटरव्यू एंड स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल इंटरव्यू। तो अनस्ट्रक्चर्ड की तो यहाँ पे बात हो ही नहीं सकती है, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। अनस्ट्रक्चर्ड का मीनिंग होता है आप कहीं से भी किसी तरह की भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड देन किसी भी पैरामीटर पे आप उसको रेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल इंटरव्यू इसका आंसर होगा, दैट इज बी। नाउ राइट टू स्ट्राइक क्या है? राइट टू स्ट्राइक आप याद रखिएगा हमारी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारी लीगल राइट है, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक, क्योंकि स्ट्राइक्स पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला जो हमारा पार्ट है उसमें से स्ट्राइक में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एक पेपर में, राइट टू स्ट्राइक क्या है? तो ये याद रखिएगा कि ये लीगल राइट है, ठीक है। Which of the following is not a personal characteristic of an entrepreneur? ना एंटरप्रेन्योर का आपको सबको पता होगा, अगर आपने कोई भी छोटा सा कोई भी आर्टिकल वगैरह भी पढ़ा होगा ना किसी एंटरप्रेन्योर का, या फिर आप थोड़ा बहुत भी इस वर्ड से परिचित होंगे, तो आपको समझ आएगा
कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए। देखो, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो खुद का कोई न्यू आइडिया लेके बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए, है ना। जब वो हार्ड वर्क करेगा तभी उसका बिजनेस ग्रो करेगा। प्रैक्टिकल भी उसे होना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ को हर व्यू पॉइंट पे सोचना पड़ता है, ठीक है। देन इनोवेटिव भी होना पड़ता है, क्योंकि वो न्यू आइडिया है तो ऑब्वियसली इनोवेशन से ही आया है, इनोवेटिव है उसका दिमाग तभी, ठीक है। तो ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब अगर आप इन तीनों की मीनिंग नहीं भी जानते हो या आपको नहीं पता है, तो अगर आप लास्ट वाले का मीनिंग जानते हो कि सबमिसिव का मतलब होता है कि किसी को ओबे करना एंड जो वो चाहते हैं वो करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो इतनी ताकत रखता है कि खुद के आइडिया पे वो एक बिजनेस स्टार्ट करे, वो किसी और की बात नहीं सुनता, ठीक है। तो वो उसके खुद के डिसीजंस होते हैं। तो इसीलिए सबमिसिव जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि अगर आपको इनके मीनिंग्स नहीं पता है तो प्लीज़ इसका जो एक हिंदी का भी हिंदी में क्वेश्चन लिखा रहता है ना, तो हिंदी में क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनके मीनिंग्स जो हैं वो हिंदी में आपको समझ में आए कि ये वर्ड्स क्या हैं, ठीक है, और आपको ईजी रहे आंसर करना। सो आई होप ये क्लास आपको किसी तरीके से हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।